नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। इतिहास की एक बहुत ही खौफनाक घटना से शुरुआत करते हैं, जो हमें बताती है कि आगे क्या होने वाला है। बात है साल 1877 की। एक ऐसी भयानक मौसमी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और यकीन मानिए, इसे आज समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी और दुनिया के बाकी हिस्सों में एक बेहद भीषण अकाल पड़ा था। और ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई। भारत ही नहीं, बल्कि चीन, ब्राजील, अफ्रीका तक तबाही मच गई थी। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इसका कारण कोई युद्ध या भूकंप नहीं था, बल्कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में हुआ एक अभूतपूर्व मौसमी बदलाव था, जिसे हम सुपर अल नीनो के नाम से जानते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम अल नीनो के पीछे की साइंस को समझेंगे। फिर 2026 के लिए जो चेतावनी दी गई है उसे देखेंगे। इसके बाद भारत पर पड़ने वाले 4 बड़े प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। इस जानलेवा गर्मी के कारणों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे वनों की कटाई और उन रियल सॉल्यूशंस की जो हमें इस संकट से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, अल नीनो का विज्ञान। अब नॉर्मल पैसिफिक हवाओं और अल नीनो की सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एकदम क्लियर अंतर होता है। आमतौर पे क्या होता है कि तेज ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। इससे वहां अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाते हैं। गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास ही रुका रह जाता है और इसका नतीजा पूरी दुनिया के बारिश और मौसम के पैटर्न एकदम से बदल जाते हैं। ये ना एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले हवाएं कमजोर पड़ती हैं, फिर वो गर्म पानी ईस्ट की तरफ खिसकने लगता है। इससे समंदर से होने वाला इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। और फाइनली दुनिया भर का वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जो चीज़ शुरू में सिर्फ समंदर के एक छोटे से हिस्से के तापमान का बदलाव लगती है, वो असल में 6 से 12 महीने तक चलने वाला एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, 2026 की चेतावनी और क्लाइमेट मल्टीप्लायर। ये नंबर सच में बहुत डराने वाला है, 2.9 डिग्री सेल्सियस। इसे ध्यान से समझिएगा। ऐतिहासिक रूप से जब भी अल नीनो आता था तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता था। लेकिन आज की सच्चाई अलग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों मिलते हैं तो कुल तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने पहले से ही 40 डिग्री वाले गर्म कमरे में एक और हीटर चालू कर दिया हो। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, भारत पर प्रभाव की 4 परतें। तो सबसे अहम बात यह है कि ये संकट सिर्फ मौसम के बदलने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर 4 लेयर्स यानी परतों में होता है। पहली लेयर है कमजोर मानसून। अनुमान है कि ये सामान्य का सिर्फ 92% ही रहेगा। दूसरी लेयर है हमारी खेती पर पड़ने वाला भारी दबाव, क्योंकि भारत की 51% कृषि पूरी तरह से मानसून पर ही टिकी है। तीसरी लेयर में आती है रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स, जो शायद 2024 के 50.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएं। और चौथी लेयर है आर्थिक महंगाई। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जो खेतों से शुरू होकर सीधा हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचता है। अब ये 9% का आंकड़ा देखिए। ये हमारी इकोनॉमी की एक बहुत ही सीरियस सच्चाई को सामने लाता है। डेटा बताता है कि एक सुपर अल नीनो वाले साल में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक उछल सकती है। आज के समय में जब महंगाई पहले से ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, मॉनसून का फेल होना इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, जानलेवा गर्मी और सिस्टम की कमजोरियां। दिन और रात की गर्मी के बीच एक बहुत ही क्रिटिकल और जानलेवा फर्क होता है। 2024 में दिल्ली का दिन का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। हाँ, ये खतरनाक है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये सिचुएशन लिटरली जानलेवा होती है, क्योंकि रात के समय शरीर ठंडा होकर खुद को रिकवर ही नहीं कर पाता। शहरों में जो कंक्रीट होता है ना, वो रात में गर्मी छोड़ता है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिस पर बात बहुत कम होती है, लेकिन ये बेहद घातक है। और यहीं पर सामाजिक और आर्थिक असमानता की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है।
हमारे देश के लगभग 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस गर्मी की सबसे भयानक मार झेलते हैं। बिना एयर कंडीशनिंग या पेड लीव के इस भीषण गर्मी में इनकी कमाई 40% तक गिर सकती है, क्योंकि काम के घंटे कम हो जाते हैं और पानी, दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में इन एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से भारत को करीब 194 अरब डॉलर का भारी भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब अगर हम हीट वेव्स से होने वाली मौतों के सरकारी और इंडिपेंडेंट आंकड़ों को देखें तो इनमें एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। 2000 से 2020 के बीच एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 20,000 मौतें हुई, वहीं आईएमडी का आंकड़ा सिर्फ 10,000 है। लेकिन जब स्वतंत्र और विस्तृत विश्लेषण किए गए तो अनुमान है कि ये संख्या 1.5 लाख के करीब हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि अक्सर डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह ऑर्गन फेलियर या कार्डियक अरेस्ट लिख दी जाती है। गर्मी को मुख्य कारण माना ही नहीं जाता। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट ये है कि हीट वेव को ऑफिशियली नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि अगर इसे इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया तो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत हर कंफर्म हुई मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। कहा जाता है कि इसी वजह से इसे आधिकारिक तौर पर आपदा घोषित करने से बचा जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर, वनों की कटाई और वास्तविक समाधान। आजकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो लोकल लेवल पर इस गर्मी के संकट को आग की तरह बढ़ा रहे हैं। सिर्फ 2024 की बात करें तो 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी जंगल काट दिए गए। मुंबई के मैंग्रोव्स और हसदेव के जंगलों को साफ किया जा रहा है। सबसे शॉकिंग डेटा तो ये है कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। और रिसर्च बताती है कि जो नए पेड़ लगाए जा रहे हैं उनमें से 50% ऐसी जगहों पर हैं जिनका कोई इकोलॉजिकल फायदा है ही नहीं। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पुराने पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। पुराने और बड़े पेड़ पैदल चलने वालों के स्तर पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, जबकि नए लगाए गए पौधों में से 90% मर जाते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि सिर्फ नए पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा। जो मौजूद बड़े और पुराने पेड़ हैं उन्हें बचाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और यही सबसे इफेक्टिव लोकल सोल्यूशन भी है। इस भयानक क्राइसिस से लड़ने के लिए हम सब अपने लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला कदम, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए। दूसरा, भीषण गर्मी के दिनों में कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर के अंदर ही रहें और हाइड्रेटेड रहने के लिए ORS का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो कोयले से बनने वाली बिजली पर अपनी निर्भरता कम करें और घरों में सोलर पैनल लगवाएं। ये छोटे छोटे कदम बताते हैं कि इस संकट से लड़ने की पावर अभी भी हमारे ही हाथों में है। जाते जाते ये सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा समाज एक ऐसे भविष्य के लिए सच में तैयार है जहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान एक नॉर्मल गर्मियों का बेसलाइन बन जाएगा? आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद 35 डिग्री वाली वो खुशनुमा गर्मियों की बात कोई मायने ही नहीं रखेगी। हमारा ये एक्सप्लेनर आज यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल यहीं बना रहेगा। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर और जानें और खुद को आने वाले कल के लिए तैयार